हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो हमारी जो सीरीज चल रही है सॉल्यूशन चैप्टर की, उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही थी, तो जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम 3 कर चुके हैं, एक रह चुकी है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। जो टॉपिक है आज का वो है ऑस्मोसिस, और उसके साथ हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट है, ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी। तो ऑस्मोसिस क्या चीज़ होती है बच्चे, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। सपोज कीजिएगा कि मेरे पास ऐसा कुछ एक कंटेनर है, बीच में मैंने यहाँ पे यहाँ पे इनके सेंटर में यहाँ पे मैंने एक ऐसी चीज़ प्लेस की है जिसका नाम है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी हुई है, एसपीएम शॉर्ट फॉर्म है जी एसपीएम। यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास एक सॉल्यूशन है, लेट्स से सॉल्यूशन 1 और यह सॉल्यूशन 2। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सॉल्यूशन 1 जो है वो लेस कंसंट्रेटेड है, लेस कंसंट्रेटेड। ठीक है जी, जो सॉल्यूशन 2 है वो मोर कंसंट्रेटेड है। मतलब मैं जो लेस कंसंट्रेटेड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या फिर मोर कंसंट्रेटेड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो इनके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, जो ये है सॉल्यूशन 2, इट इज़ मोर कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड। मतलब समझना पहले, लेस कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि सोल्यूट लेसर सोल्यूट है, जिसमें प्रेजेंट लेसर सोल्यूट, इसमें क्या है मोर सोल्यूट, ऑब्वियसली वो मोर कंसंट्रेटेड है। इसमें क्या है, या फिर ये बोल दो एंड सोल्यूट लेसर है तो सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेसर सोल्यूट एंड मोर सॉरी सॉल्वेंट ज़्यादा होगा मेरे बच्चे। सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा, लेसर सॉल्वेंट। डन, क्लैरिटी है मेरे क्वेश्चन में। अब क्या होगा, ये देखा जाता है कि नेचुरल प्रोसेस हमसे कोई करवा नहीं रहा, ये नेचुरल है। होता क्या है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, सुना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट के नहीं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपके मूव करते हैं। जहाँ पे सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कम। तो जो सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन जहाँ पे हाई होगी, या जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है, तो वहाँ से वो किस तरफ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं। सिर्फ कौन, सॉल्वेंट। मतलब इस एसपीएम को, जो भी ये चीज़ है एसपीएम, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास कर पाते हैं, सोल्यूट के नहीं करते। ठीक है जी, तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्वेंट की, वहाँ से लेसर सॉल्वेंट की तरफ जाता है। अगर सॉल्यूशन की टर्म में बात करें तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू दी मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस इज अ फिनोमिना सॉरी, तो ऑस्मोसिस इज अ फिनोमिना इन विच solvent molecules move from pure solvent to the solution, or you can say from less concentrated solution to the more concentrated solution। याद रखिएगा इस बात को। तो इसकी मैं 2 डेफिनेशन लिख सकता हूँ बच्चा, यहाँ पे देखिएगा। इट इज डिफाइंड एज, ऑस्मोसिस क्या चीज होती है, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना in which solvent molecules move from, अगर मैं पहली बात करूं, अगर मान लो ये पूरा प्योर सॉल्वेंट होता है, ये प्योर सॉल्वेंट होता है, ये कोई सोल्यूशन होता है, उसकी टर्म में लिखें तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन अगेन बात करता हूँ मुझे, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, सोल्यूट की नहीं है। ठीक है, टू द सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम,
थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है जी। दूसरी डेफिनेशन क्या थी? फिनोमिना इन विच, मैं भी इसी तरीके से दूसरी तरीके से लिखने की बात कर रहा हूँ। अगर सोल्यूशन 1 या सोल्यूशन 2 हो, मतलब कई बार ये थोड़ा ना कि प्योर सॉल्वेंट होगा हमेशा, इधर नहीं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 दिया है, उनकी जो कंसंट्रेशन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो कैसी है। तो तब कहाँ से कहाँ जाएंगे सॉल्वेंट, कहाँ से कहाँ जाएंगे, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू दी मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो फिनोमेना इन विच solvent molecules move from the lesser concentrated solution to more concentrated solution through SPM का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। यहाँ से एक बात आपको क्लियर कट होगी कि SPM जो होती है वो इस तरह से होती है, वो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है कि वो पास हो जाए उसके थ्रू, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स कभी भी पास नहीं होते, ये भी याद रखेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ बच्चे यहाँ पे, इसके बारे में यहाँ पे लिख देते हैं। SPM जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM इज सच दैट it allows only solvent molecules to pass through it and not solute particles। जो सोल्यूट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास नहीं कर पाएंगे जी, याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या फिनोमेना होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, इसके बारे में बात करते हैं। आपका एक फिनोमेना और होता है डिफ्यूजन होता है फिनोमेना मेरे बच्चे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ जी यहाँ से। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क होता है? डिफ्यूजन आपने सुना होगा +1 में, अगर आप पढ़ते होंगे गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा चैप्टर है, वैसे तो वो अब एनसीईआरटी में आपकी सीबीएसई में नहीं है ना, लेकिन जेईई मेंस में है, जे एडवांस में है आपका। तो स्टेट्स ऑफ मैटर वहाँ पे आपने वैसे सुना, और डिफ्यूजन तो आपने आपके 9th में पढ़ी है मेरे ख्याल से, 9th क्लास में भी है। डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है? सिंपल सी बात है, अगर मैं क्या करूँ, मान लो कि मैं इस रूम में हूँ, मैं परफ्यूम लगाता हूँ, तो परफ्यूम की खुशबू सिर्फ मुझे नहीं, अगर कोई कोने में बैठा होगा, दूर बैठा हो कोने में, उसको भी आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसके मॉलिक्यूल, जो भी मैंने परफ्यूम गिराया अपने ऊपर, वो एयर के थ्रू होते हुए कहाँ गए हैं? उस पर्सन के पास जो कोने में बैठा है। तो डिफ्यूजन हुआ है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब जो आपके पार्टिकल्स थे परफ्यूम के, वो कहाँ से कहाँ गए हैं? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन यहाँ थी टू द लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक बात और, ये भी नेचुरल प्रोसेस है बच्चे, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है। और आपको ये भी बता दूं, इसमें आप देख सकते हैं कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है डिफ्यूजन, ठीक है जी। तो इन बातों को कुछ लिखते हैं यहाँ पे। तो आपने डिफ्यूजन समझा दिया है, तो ऑस्मोसिस और जो डिफ्यूजन है उसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। ऑस्मोसिस मैंने क्या कहा यहाँ पे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस में मूव करते हैं, जबकि डिफ्यूजन में दोनों कर सकते हैं। देखो, एयर के साथ आपके परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स तो मूव करेंगे, तो मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दोनों मूव कर सकते हैं डिफ्यूजन में, और बिना एसपीएम के, ठीक है। तो पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट में है ऑस्मोसिस टेक प्लेस थ्रू एसपीएम। एसपीएम चाहिए जी यहाँ पे क्या कहेंगे, नो नीड ऑफ एसपीएम, नो नीड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती। सेकंड पॉइंट बताएं जरा,
सेकंड पॉइंट थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ की हायर कंसंट्रेशन किसकी है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जहाँ पे वो हायर होते हैं वहां से कहाँ जाते हैं? जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन लोअर है, ये बात याद रखना। और सेकंड में क्या होता है? यहाँ पे बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एसपीएम के बिना। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट बताओ, कोई और हो सकता है? थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? जल्दी बताओ। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, वहीं से क्लियर हो जाना चाहिए आपको थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि आपका जो ऑस्मोसिस है ये सॉल्यूशन तक ही लिमिटेड है, मतलब इसकी जो हद है वो सॉल्यूशन में, ऑस्मोसिस ज़्यादातर सॉल्यूशन में देखी जाती है, जबकि जो डिफ्यूजन है वो गैसेस एज वेल एज लिक्विड्स दोनों में हो सकती है। ठीक है। थर्ड में क्या? लिमिटेड टू सॉल्यूशंस ओनली, जबकि जो आपके डिफ्यूजन है बच्चे ये दोनों में होती है, आपके लिक्विड्स में भी आपके सॉल्यूशन में भी। ठीक है। अकर इन बोथ लिक्विड एज वेल एज गैसेस, दोनों में होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, लिख लीजिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसका, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होगा। देखो ऑस्मोसिस को ना हम स्टॉप कर सकते हैं, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया था, इसको स्टॉप किया जा सकता है, स्टॉप भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ना ही रिवर्स हो सकती है ना ही आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। फोर्थ, कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, मतलब इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं हम, रिवर्स्ड। जबकि ये क्या है? डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, याद रखेंगे, इसको नहीं कर सकते हम। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चाहे आपकी जेईई मेंस है, आपकी नीट है, सीबीएसई है, वहाँ पे क्वेश्चन आता है एसपीएम के ऊपर। एसपीएम मैंने आपको बता चुका हूँ वैसे क्या होता है। एसपीएम आपका कोई भी क्या होती है, कोई भी एक तरह का सब्सटेंस है जिसके थ्रू क्या होता है कि आपके सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास कर पाते हैं। इसकी टाइप्स होती हैं बच्चे आपके एसपीएम की, तो वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा। तो क्या होगा, देखिए ज़रा, यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की टाइप्स। जो पहली होती हैं फर्स्ट, वो होते हैं नेचुरल का मतलब है जो नेचर में खुद एग्जिस्ट करती हैं। नेचर में जैसे एग्जिस्ट करती हैं, आपकी पिग्स ब्लैडर हुआ, आपका जो एग होता है, एग का जो वाइट ऑफ पार्ट होता है, थोड़ा सा वाइट ऑफ पार्ट होता है, वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना। पिग्स ब्लैडर हुआ आपका, ठीक है, वो तो मैं आपको बता ही दिया। आपकी जो एनिमल, हमारे जो सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स में पाई जाते हैं ना, उनकी जो बाहरी परत होती है वो भी एक तरह का क्या काम करती है, वो भी एक तरह का एसपीएम का काम करती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हमारी वैसे वो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो पिग ब्लैडर थी या एनिमल्स या प्लांट से जो लिए जाते हैं एसपीएम है ना, उनमें पाई जाती हैं, वो परफेक्टली तो नहीं होती, सेमी प्रेमेबल नहीं होती, लेकिन 99% होती है। तो परफेक्टली कौन सी होती है? परफेक्टली वो होती है जो हमने लैब में बनाई है, सिंथेटिक वाली। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन आया हुआ इसके बारे में। तो देखते हैं नेचुरल एसपीएम। नेचुरल एसपीएम का मतलब है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, इट्स एग्जिस्ट इन नेचर। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा मेरे बच्चे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इनके। पिग्स ब्लैडर कॉमा स्किन अराउंड
स्किन अराउंड वाइट ऑफ एग, ठीक है जी, वो भी आपका एक काम करती है एसपीएम का। देन आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन अराउंड आरबीसीज, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं आरबीसी, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है बच्चे, वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो भी एक एग्जाम्पल है आपका, वो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, याद रखिएगा। सेकंड जो है हमारे पास वो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल होंगी, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक होंगी आपकी, ये बोल सकते हैं सिंथेटिक एसपीएम। ये लैब में तैयार की जाती है बच्चे, ऑब्वियसली जो लैब में बनाई जाती है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक। प्रिपेयर्ड इन लैब या लेबोरेटरी बोल सकते हैं आप, ठीक है। एग्जाम्पल पूछा जाता है इसके ऊपर, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपने याद रखने, जिलेटेनियस, जो जिलेटेनियस आपकी क्या होती है, मेरे ख्याल से क्यूप्रिक फेरोसाइड होता है, ठीक है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। क्यूप्रिक क्यूप्रिक फेरोसाइड CuFe, Cu2Fe, होल 4, ये फॉर्मूला जरूर याद रखेगा, ठीक है। जिलेटेनियस Cu2FeCN4, मतलब जल की फॉर्म में, थोड़ा सा जेल टाइप होती है, ठीक है जी। Cu2FeCN, यहाँ पे होल 6 किया, सॉरी ये होल 6 होगा बच्चे, होल 6, ठीक है। नाम होगा इसका क्यूप्रिक फेरोसाइट, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइट, नाम जरूर याद रखेंगे और फॉर्मूला भी याद रखेंगे इसका, ठीक है। एक और होती है इसकी जिलेटेनियस, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं, ऊपर लिखता हूँ आपसे, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल और है आपका, वो एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। ग्लूटेनियस CuPO4 होल 3, कॉपर 2 में होगा ना, PO4U3, PO4 होल ट्वाइस हो आप इसको, ठीक है जी, चेक कर लीजिएगा इसको एक बार। ये सब कैल्शियम होगा, इसको कैल्शियम कॉपर नहीं, कैल्शियम होगा होल ट्वाइस, कैल्शियम होल ट्वाइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है जी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इनमें याद रखिएगा जो ये वाली है जिलेटेनियस Cu2FeCN होल 6, ये आपकी परफेक्टली होती है, ये परफेक्ट एसपीएम होता है, इज ए परफेक्टली सेमी परमिएबल, ये परफेक्टली होती है, जबकि जो आपकी नेचर में एग्जिस्ट करती है वो परफेक्टली नहीं, 100% नहीं होती, ठीक है। एक बात और नोट रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है, जो ये आपकी क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड वाली, जो जिलेटेनियस क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की आपकी एसपीएम होती है बच्चे, ये नॉन एक्वास सॉल्वेंट में काम नहीं करती, ये नॉन एक्वास याद रखिएगा, जहाँ पानी एज अ सॉल्वेंट नहीं होता, ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं है, तो वहाँ पे ये जो एसपीएम है हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी नोट रखिएगा बात को। एसपीएम ऑफ Cu2FeCN होल 6, ठीक है जी, होल 6 not used for studying osmosis of non aqueous solvents, या नॉन एक्वास सॉल्वेंट के सॉल्यूशन क्या, नॉन एक्वास सॉल्यूशन बोलो, नॉन एक्वास सॉल्यूशंस, जिनमें नॉन एक्वास का मतलब ही है कि जहाँ पे आपका जो वाटर है एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं किया जाता, वहाँ पे आपका जो
Cu2FeCnO6 है बच्चे, वहाँ पे एसपीएम का यूज़ नहीं कर सकते। अब कहेंगे सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्या होता है, जो Cu2FeCnO6 होता है, ये नॉन एक्वास जो सॉल्वेंट्स होते हैं, मतलब आप सोल्यूशन बोल दो, नॉन एक्वा सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, जहाँ पे सॉल्वेंट क्या है अदर देन वाटर है, उनमें ये सोल्यूबल हो जाता है। दिक्कत ये वहाँ पे क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, तो वो एसपीएम की तरह काम करेगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन नॉन एक्वास सॉल्वेंट्स, बिकॉज इट इज soluble in नॉन एक्वास सॉल्वेंट्स, उनमें ये क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, इसलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते फॉर स्टडिंग द नॉन एक्वास सोल्यूशन के लिए, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, आगे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ मैं आपको ऑस्मोसिस की, समझिएगा जरा क्वेश्चंस कैसे आ सकता है ऑस्मोसिस के ऊपर। और देखिए कैसे आता है, एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल की, मतलब जो भी आपकी वहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है, कहते हैं कि मान लेते 2x लेते हैं, ठीक है, टेक 2x, टेक 2x हमने लिए, मतलब अंडे लिए हैं, दो अंडे लिए, तो क्या होगा, वो कहते हैं कि इसको फिर डाइल्यूट एचसीएल में डाल दीजिएगा, किस में डाल दीजिए, डाइल्यूट एचसीएल में, ठीक है, टेक 2x एंड dissolve in dilute HCl, in dilute HCl। तो कहा गया dilute HCl से क्या होगा, डालने से जो उसकी बाहर की परत होती है ना बच्चे, थोड़ी थोड़ी स्किन होती है ना, वाइट सी स्किन होती है थोड़ी सी, वो क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है आपके, ठीक है, जो हल्की हल्की होती है। टेक 2x एंड डिजोल्व इन dilute HCl टू remove the outer hard shell of X, जो आउटर हार्ड शेल है वो रिमूव हो जाता है उसका, अगर डाइल्यूट एसिड में डालते हैं। अब उस ये सब करने के बाद आप क्या करते हैं, हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं, एक सोल्यूशन होता है हमारे बिकर में, ये प्योर वाटर, हमने प्योर वाटर में डाल दिया, दूसरा जो है उसको हमने किस में डाल दिया, लेट्स से कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन, किस में डाल दिया, कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन, और यहाँ पे आपका वाटर डिस्टिल्ड वाटर बोल दिए चाहे आप, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो जो इसकी स्किन होती है चाहे एग की, वो एसपीएम का काम करती है, बात याद रखना, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे कौन है जी, डिस्टिल्ड वाटर में ही पड़ा है, और यहाँ पे क्या है, ये कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन है, या फिर कई बार बोला जाता है कि सैचुरेटेड बोल दो, कई बार कंसंट्रेटेड ना बोल के इसको कई बार सैचुरेटेड भी लिखा गया है, मैं सैचुरेटेड लिख देता हूँ यहाँ पे, कई बार इसको सैचुरेटेड लिखा गया है बच्चे क्वेश्चंस में, सैचुरेटेड NaCl सोल्यूशन, ठीक है, मतलब जिसमें NaCl और ज़्यादा ऐड नहीं हो सकता, मतलब NaCl जितना डिजोल्व होना था वो हो चुका है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड एडिशन किया गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपका NaCl सोल्यूशन था जी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग भी दिखाता हूँ आपको, ये दिखेगा, ठीक है। अब वो कहता है कि होगा क्या, क्या ऑब्जर्वेशन क्या होगी यहाँ पे एग के साथ, मतलब किस सोल्यूशन में एग आपका स्वेल करेगा, या किस सोल्यूशन में आपका एग क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑस्मोसिस कैसे होगी। ये जो इसका आउटर शेल है बच्चे, ये एक एसपीएम का काम कर रहा है, तो कहता है कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, बाहर है, यहाँ पे भी आपका फ्लूइड्स होते हैं, समझो एग के अंदर फ्लूइड सा होता है, हमें पता है अगर प्योर, यहाँ प्योर वाटर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट ज़्यादा यहाँ पे है, हायर कंसंट्रेशन वाटर की सॉल्वेंट की, और यहाँ पे क्या है, कम। तो ऑस्मोसिस क्या कहती है, जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन, तो मतलब वाटर इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जाना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, एग विल स्वेल, तो एग विल स्वेल क्यों होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस के कारण आपका जो प्योर सॉल्वेंट है वो किसके अंदर जा रहा है जी, जहाँ पे आपका कम सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे सैचुरेटेड हो चुका है, तो मतलब NaCl की मात्रा सबसे ज़्यादा है,
तो वाटर आपका क्या यहाँ पे भी है एग के अंदर, तो वो ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे है, तो अब की बार जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ आएगा, एग से बाहर की तरफ आएगा, तो क्या होगा, एग विल श्रिंक इन दिस केस, एग विल श्रिंक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको बताई हैं वो याद रखिएगा। इसमें क्यों आपका जो वाटर है, क्योंकि ऑस्मोसिस यही कहती है कि प्योर जहाँ पे मात्रा ज़्यादा है सॉल्वेंट की, वहाँ से कम जाएगा जहाँ पे कम मात्रा है। सेम कंसिडरेशन आप देख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखी है मेरे ख्याल से, आसान है ना। तो चलिएगा आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अब चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। तो एक क्वेश्चन और करता हूँ थोड़ा सा। ये एक क्वेश्चन जो होगा, ये आपके जो प्रीवियस लेक्चर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, उसके ऊपर बेस्ड है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था हमारे 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। वहां से क्वेश्चन है, मैंने आपको हिंट दे दिया, तो देखते हैं कौन कर पाएगा। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये ज़्यादातर रेपिटेशन पे आता है। कहते हैं कि व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड is added to aqueous Ki, तो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बताओ। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मर्क्यूरिक आयोडाइड का मतलब होता है HgI2, ठीक है। एक्वास Ki का मतलब Ki होता है। जब आप आपने इसको ऐड किया तो क्या होता है कि जो आपका Hg है, I2 Ki है, ये एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, ये पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो मैं बताऊँ कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, देखिएगा K2HgI4, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है फिर बच्चे, K2HgI4। बैलेंस कीजिएगा, ये बैलेंस हो गया। अब आपको दिख क्या रहा है, देखो एक्वास Ki, पहले एक्वास Ki था, एक्वास Ki। हमें पता है कि जो Ki होता है पोटाशियम आयोडाइड, ये एक तरह का नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। जो Ki होता है बच्चे, वो क्या है, एक तरह का नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जब आपने क्या किया, इसको एक्वास का वाटर में ऐड कर दिया, तो वाटर में ऐड करने से क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर वो लोअर हो गया, एलिवेशन पॉइंट हाई हो गया, मतलब एलिवेशन हो गई बॉइलिंग पॉइंट में, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। आप देखिएगा पहले क्या था, ट्वाइस ऑफ Ki था, है ना। आपका क्या था, जो Ki के मतलब सिंपल सी बात ये कर लो कि पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा थे। जैसे आपने HgI2 डाल दिया, जैसे आपने HgI2 डाला, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो ये तो एक ही मॉलिक्यूल हो गया, एक ही पार्टिकल बन गया यहाँ, जबकि यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स थे। पहले अगर आप Ki मानो तब भी पार्टिकल्स ज़्यादा थे उस टाइम पे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू एक्वास Ki, तो ये क्या कहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, जो एक्वास Ki था जी, पहले ज़्यादा थे, अब क्या हो गया, पार्टिकल्स कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। हमें पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हुए हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू भी कम होगी। डेल्टा TF ले लेते हैं, तो डेल्टा TF जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा। अब देखते हैं डेल्टा TF किसको बोलते हैं, क्वेश्चन यहाँ से TF डिग्री माइनस TF होता है जी, डेल्टा TF का वैल्यू यही होता है मेरे ख्याल से। अगर डेल्टा TF डिक्रीज करेगा, ये टोटल डिक्रीज करेगा ये वैल्यू, तो क्या हो रहा है, TF डिग्री तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है और ये पूरी की पूरी टर्म क्या करिए डिक्रीज, तो TF इंक्रीज किया होगा, ठीक है। तो TF दिस इंप्लाइज TF इंक्रीज, TF इंक्रीज करने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ये बात याद रखिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कैसे समझाया मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बताया आपको। नेक्स्ट हेडिंग है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोसिस पढ़ लिया जी हमने।
हेडिंग है बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं दोबारा से वही चीज़ बनाता हूँ जो एक मैंने सेटअप बनाया था, पहले एक सेटअप बनाया था मैंने आपके लिए, वो सेटअप दोबारा से बनाते हैं। ये लीजिए सेटअप बना लिया एक, यहाँ पे हमने वही एसपीएम लगाया बीच में एक। अब की बार मान लेते हैं कि मैं प्योर, यहाँ पे वाटर या आपका सॉल्वेंट है, प्योर वाटर मान लेते हैं, वाटर है, यहाँ पे सोल्यूशन है, सिंपल टर्म में ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने पिस्टन लगाई हुई है, यहाँ पे पिस्टन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी पिस्टन लगी है एक, यहाँ पे भी एक पिस्टन है, ठीक है। तो क्या होगा, हमें पता है कि अगर ये एसपीएम है, अगर आपने ऐसा स्टार्ट किया है तो पहले क्या हो रहा होगा, बाहर प्रेशर 180 है मेरी, बाहर की तरफ प्रेशर को हमें पता है 180, दोनों तरफ प्रेशर 180 लग रहा है, जो दोनों पिस्टन है उन पे सेम प्रेशर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्वलाइज हो रहा है, मतलब कैंसिल आउट हो रहा है। अब जब वाटर होगा, हमें पता है एसपीएम के थ्रू जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वाटर टू दी सॉल्यूशन। तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन में जो मात्रा है उसकी जो वॉल्यूम, अगर बात करें वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी और ये नीचे की तरफ मूव करेगी। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाता हूँ अपनी तरफ से, पहले लगा रहा हूँ एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल, ठीक है, पी एक्सटर्नल लगाया मैंने इस तरीके से लगाया है कि जो पिस्टन ऊपर जा रही थी वो क्या हो गई, वो जस्ट स्टॉप हो जाए। अगर वो जस्ट स्टॉप हो जाएगी, पिस्टन मूव करना बंद कर देगी, तो क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल इस तरफ से इस तरफ जाना स्टॉप हो जाएंगे। तो मतलब मैंने किया क्या, मैंने असल में क्या किया है, आपका जो ऑस्मोसिस है उसको स्टॉप कर दिया। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर आपने लगाया है, ठीक है, जो एक्सटर्नल प्रेशर आपने लगाया है, ताकि क्या हो जाए, ताकि जो आपकी ऑस्मोसिस है वो स्टॉप हो जाए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी टर्म में ये बोल दो कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये वो मिनिमम प्रेशर है जो अप्लाई किया जाता है सोल्यूशन साइड पे। कहाँ पे अप्लाई किया है, सोल्यूशन साइड पे, इस तरफ नहीं है, ऑन द सोल्यूशन साइड, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो आपको समझ आया होगा मेरे बच्चे। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको पाई से नोट किया जाता है बच्चे, सिंबल पाई होता है, पी एक्सटर्नल, ये प्रेशर पाई के इक्वल हो गया, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखेगा इसकी, द मिनिमम एक्सेस pressure which must be applied कहाँ पे, सॉल्यूशन साइड पे, ठीक है, अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन, ताकि क्या हो जाए, ताकि आपकी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं सॉल्यूशन में, वो बंद हो जाए, ठीक है। टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट, ठीक है जी, ताकि सॉल्वेंट का जाना बंद किया, उसका जो फ्लो है वो आप स्टॉप कर सके। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको कहा था, सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ताकि जो ऑस्मोसिस है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है जी, ताकि जो ऑस्मोसिस है वो स्टॉप हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दिया गया। चलो जी बढ़िया, यहाँ पे समझ आया होगा आपको बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, इसका फॉर्मूला चेक कर लेते हैं एक बार, इसको नोट कर लें सबके सब। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, पाई से नोट क्या फॉर्मूला होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर सी बच्चे मोलैरिटी है, मोलैरिटी, टी इज टेम्परेचर, ठीक है, और जो आर है सबको पता है गैस कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, गैस कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है।
नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और दिख ही रहे आपको कि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोलैरिटी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी है, सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगेन जो मैंने आपको वो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया था, जो मोलर मास है सोल्यूट का वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जो मोलर मास है सोल्यूट का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पाई, दैट इज वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो जी आगे चलते हैं मेरे बच्चे। आगे हमारे पास क्या होता है, ये एक और याद रख लेना मेरे बच्चे, इसके लिए हम अगर सपोज करो कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, ये भी एक पूछा जाता है कई बार। कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है वो, बर्कले वो मेथड होता है, वो भी याद रख लेना मुझे। यहाँ पे नाम लिख लो, बर्कले हार्टले मेथड। ठीक है, एंड हार्टलेस मेथड जो है is used to experimentally determine the value of osmotic pressure। O डॉट पी का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। एक और चीज है बच्चे यहाँ पे, कंडीशंस टू गेट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम मोलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का। ये मैं किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके निकाल सकता हूँ वैसे तो, है ना। मैं कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करूँ, चारों में से कोई भी करूँ, मैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट का निकाल सकता हूँ। आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी आपको कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जितने भी मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं आपको, ठीक है, चाहे वो आपका रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, अब तक आगे हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अब तक जो फॉर्मूला बताए हैं वो सब कब एप्लीकेबल कब है, ये याद रखना। एप्लीकेबल कब है कि सोल्यूशन, मैंने आपको कंडीशन बताई थी उसकी, ठीक है। तो डाइल्यूट होना चाहिए सोल्यूशन, पहली बात याद रखना। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने सोल्यूट ऐड किया है वो ना ही डिसोशिएट हो और ना ही वो एसोसिएट हो सोल्यूशन के अंदर। अगर ऐसा होगा तो हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक और नया करेक्शन फैक्टर लेकर आते हैं, करेक्शन फैक्टर। ठीक है, जो ठीक होता है करेक्शन फैक्टर कौन होता है, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, याद रखिए। लेकिन अभी तक जो फॉर्मूला बताए गए हैं इनके लिए कंडीशंस क्या हैं कि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए और जो सोल्यूट है वो ना ही एसोसिएट हो ना ही डिसोशिएट हो सॉल्वेंट में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कंडीशंस फॉर गेटिंग एक्यूरेट मोलर मास, एक्यूरेट मोलर मास अगर आपको चाहिए, पहला सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, वो डाइल्यूट होना चाहिए जी। सेकंड कंडीशन, सोल्यूट मस्ट नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन सॉल्वेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, मस्ट नॉट। अब डिसोशिएट का मतलब मैंने आपको बताया, डिसोशिएट का मतलब बिखर जाना, डिसोशिएट अपने आयंस में बिखर जाना। और एसोसिएट का मतलब क्या होता है कि काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं, एक बिगर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, इसको एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया था Ki और HCl2 का, तो उन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया था, एक कॉम्प्लेक्स, इसको एसोसिएशन कहेंगे हम। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, इसको नोट कर लें सबके सब।
अब एक क्वेश्चन बहुत बार आता है आपको कि जो मैंने आपको बताया कि मोलर मास हम जितनी भी 4 क्वालिटी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन सब का यूज करके हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। तो बेस्ट मेथड कौन है, लेकिन तो बेस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा प्रेफर कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की जाती है टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट? तो उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट जो है प्रेफर की जाती है। क्यों की जाती है, इसके कारण है बताएंगे आपको, लिखेगा ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट is preferred over all other colligative properties is preferred over all other colligative properties because रीजन क्या है जी? पहला रीजन है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज होती है ना बच्चे, ये कुछ ज़्यादा ही हायर आती है इवन फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, हाई रहती है। तो इसलिए ये प्रेफर की जाती है। पहले हमारा आंसर आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यूज आर लार्जर, ठीक है जी। कहाँ पे बताया था मैंने, a larger and measurable even for dilute solution, जबकि जो बाकियों की उनके लिए लार्जर नहीं आती। सेकंड ये बात है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है बच्चे, ये आप रूम टेम्परेचर पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि जो बाकी की है, जैसे आपकी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हुई तो एलिवेट करना पड़ेगा टेम्परेचर, और जो आपकी फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पे टेम्परेचर लो चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आप रूम टेम्परेचर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा इस बात को, ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जबकि जो बाकी की है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हायर टेम्परेचर पे चाहिए, और आपकी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट लो टेम्परेचर पे मेजर की जाती है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है हमें, ठीक है। इसको रूम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है मोलर मास निकालने के लिए सोल्यूट का, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जी। आगे चलते हैं। इसको नोट कर लें मेरे बच्चे। आगे है आपका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस आपकी क्या सिग्निफिकेंस रखती है बायोलॉजिकल में, मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं। तो सुनिएगा ज़रा, उसमें भी क्वेश्चन आता है बार बार। यहाँ पे हेडिंग है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा। पहला, आपको पता होगा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं और कहाँ ले जाते हैं, उनके स्टेम्स में, लीव्स में। तो कहा गया ये कौन सा हमारा प्रोसेस कौन सा है जिसके थ्रू, ये फिनोमेना क्या है, ये है जो ऑस्मोसिस हो रही है। आप दूसरे ऐसे कैसे होगा ऑस्मोसिस, जो आपकी जो रूट्स होती हैं प्लांट्स में, वो एक तरह का एसपीएम है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, आपका वाटर ज़्यादा कहाँ होता है, सॉइल में, तो वहाँ से सॉल्वेंट सीधा कहाँ आता है, आपकी स्टेम्स पे। आगे कैपिलरी एक्शन भी लगता है, और से ऊपर पानी चढ़ाने के लिए, ये बायोलॉजी का पार्ट है, वहाँ पे हमें नहीं जाना सिर्फ। लेकिन ये प्रोसेस होता है आपका जो सॉइल से पानी को खींचने का थ्रू द रूट्स, ये किसके थ्रू हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फिनोमेना कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं द एब्जॉर्प्शन
of water by plants from the soil through the roots उसके बाद क्या है, and its movement to different parts of the plant, ठीक है जी, is due to the process of osmosis, ठीक है, याद रखेंगे। सेकंड बायोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है ऑस्मोसिस कहाँ पे और कहाँ पे आती है, हमारे पास आपको पता होगा हमारे सेल्स होते हैं ना, सेल्स की बात करते हैं, ये थोड़ा बायोलॉजिकल पार्ट होगा और उसी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस लिखा है। जो सेल होता है उसकी एक सेल सैप होता है, असल में सेल सैप क्या होती है सबको पता है। सेल जो होता है बॉडी सेल्स, वहां पे क्या होता है जो आउटर लेयर होती है सब जो उसको वो एक तरह का एसपीएम है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जो अंदर फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स को हम बोलते हैं सेल सैप, मतलब उसके अंदर सेल सैप होता है। तो सेल सैप के अंदर हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, वो फ्लूइड्स होते हैं। तो अब होता क्या है मेरे बच्चों की, अगर सपोज करो मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ये कोई सेल है, ठीक है, मैंने किसी सोल्यूशन में रखा है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन, मुझे नहीं पता सॉल्यूशन के बाहर है, एक सॉल्यूशन अंदर होता है, ये सेल है, ये जो उसकी आउटर लेयर है एक एसपीएम का काम करती है, इसके अंदर सेल सैप होता है, सेल सैप असल में फ्लूइड्स होते हैं। यहाँ पे उसका जो पाई होगा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, फ्लूइड है तो वहाँ पे कुछ प्रेशर बना होगा, और जो बाहर की तरफ जो सोल्यूशन है इसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा, कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर रहा होगा। मैं सपोज करता हूँ कि जो भी ये सोल्यूशन है, यहाँ पे जो सोल्यूशन जो फ्लूइड है उसका जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर वो हाई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल सैप का वो क्या है, लो है। अब होगा क्या, ठीक है, सॉल्वेंट वाटर है दोनों में पता है, ठीक है। तो आपका पाई लो है, पाई लो होने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं, पाई को CRT होता है, तो आप समझ गए होंगे कि C क्या है, लो है। C लो होने का मतलब क्या है, और यहाँ पे पाई हाई हो गया तो मतलब मोलैरिटी हाई है, मतलब मोलैरिटी हाई होने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज हाई। लेकिन हमें सॉल्वेंट में बात करनी है, सॉल्वेंट मूव करता है, तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा बता सकते हो, आपको पता लग चुका होगा। और सॉल्वेंट जहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज़्यादा है वो वहाँ से कहाँ जाएगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो आप देख सकते हैं ये पाई लो है तो कंसंट्रेशन कहाँ पे, सॉल्वेंट ज़्यादा है यहाँ पे मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली पाई लो होने का मतलब क्या है कि मोलैरिटी क्या है, लो है। मोलैरिटी का मतलब सोल्यूट की मात्रा कम है तो सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी ना। अगर इन दोनों को रिलेटिवली चेक किया जाए, इसका पाई हाई है इसका पाई लो है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा हुआ तो ये क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा वाटर, आउटवर्ड जाएगा तो क्या होगा मेरे बच्चे, जो आपका सेल है वो क्या श्रिंक कर जाएगा, वो क्या श्रिंक कर जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेल विल श्रिंक, ठीक है जी, वो श्रिंक हो जाएगा, या रप्चर बोल दो, रप्चर हो जाएगा जी आपका जो सेल होगा। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी जो ऑस्मोटिक प्रेशर था सेल से, जो फ्लूइड्स थे इसके अंदर, पाई ऑफ सेल सैप, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था ऑफ सेल सैप, वो लेसर था बच्चे, लेस देन दी पाई ऑफ दी, जिसके कांटेक्ट में, जिस फ्लूइड के जिस सॉल्यूशन कांटेक्ट में आया था, जो सॉल्यूशन बाहर की तरफ था, ठीक है। ये हो गया पहला केस। और अगर इसका सेकंड केस लिया जाए तो आपको समझ आएगा यहाँ पे
कि ये ऐसे पड़ा यहाँ पे अभी भी, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार उल्टा केस कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब पाई यहाँ पे भी है और पाई यहाँ पे भी होगा, ये पाई हाई हो गया इसके अंदर, जो सेल सैप है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, और जो सोल्यूशन है बाहर की तरफ उसका जो पाई है वो लो हो गया। ठीक है, अब की बार क्या होगा, ऑब्वियसली है, अब की बार जो वाटर होगा सॉल्वेंट वो अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा जी, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, आपका जो सेल है, सेल विल स्वेल, इसको मेरे ख्याल से बोलते हैं, इस बायोलॉजी में इसका ना एक नाम होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है इसका, प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस। और जो ये है इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से हीमोलिसिस, हेमोलिसिस, याद रखेंगे। ये कब हुआ, कंडीशन भी याद रखेंगे, कंडीशन याद रखेंगे कब कब है ये, है ना। पाई जो है, पाई ऑफ सेल्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन द पाई ऑफ सॉल्यूशन। आप ऐसे सीधा ही याद रख सकते हैं इस बात को, मैंने कंसेप्ट लॉजिकल समझा दिया वैसे। तो जो आपका, अगर आपको सीधा याद रखना है कि जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, फ्रॉम लो पाई टू हाई पाई, याद रखेंगे, सीधा कंसेप्ट याद रख सकते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो पाई टू हाई पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म में आप याद सकते हैं सिंपल चीज को। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। आगे कंसेप्ट आता है मेरे बच्चे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत आपके 2-3 लाइनों की होगा, वैसे तो एक ही लाइन की है, प्लेन क्वेश्चन बड़े आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो समझते हैं जरा, देखिएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हेडिंग है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं बच्चे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एट सेम टेम्परेचर। मान लो अगर 2 सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड सॉल्यूशन, अगर मैं कहूँ ये आइसोटोनिक है तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एट सेम टेम्परेचर। ठीक है जी, तो याद रखिएगा एट ए गिवन टेम्परेचर बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो समझिएगा, द सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, द सॉल्यूशन हैविंग same osmotic pressure, having same osmotic pressure at the given temperature, given temperature तो सेम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, the given temperature are called isotonic solutions, are called isotonic solutions। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, अगर 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, अगर वो आइसोटोनिक है तो क्या होगा, जो पाई 1 होगा शुड बी इक्वल्स टू पाई 2 होगा। दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2। तो क्या होगा, पाई का फॉर्मूला C1 RT C2 RT, टेम्परेचर सेम था जी, तो RT कैंसिल आउट हो गए, तो C1 इक्वल टू C2 हो गया। यहाँ से एक नई डेफिनेशन और बन सकती है कि जो ऑस्मोटिक सॉरी आपका जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी दे आर इक्विमोलर। अब ये बात याद रखना है यहाँ पे, जो ये कंडीशन है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना, दिस इज द प्राइमरी, ये प्राइमरी कंडीशन है, मतलब नेसेसरी है ये बात, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये नेसेसरी है। ये C1 C2 होना ये सेकेंडरी कंडीशन है जी, सेकेंडरी कंडीशन कहा गया, समझाइए जरा और इस बात को, सेकेंडरी कैसे हो गई, कहा गया ये कंडीशन हमेशा वैलिड नहीं है। मतलब आगे कैसे वैलिड नहीं है, अगर मैं आपको 2 सॉल्यूशन दे दूं जो इक्विमोलर है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि दे आर आइसोटोनिक, समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं आपको 2 सॉल्यूशन देता हूँ, इक्विमोलर सॉल्यूशंस हैं, मोलरिटी सेम है, तो क्या वो आइसोटोनिक हमेशा आइसोटोनिक होंगे, मतलब ऐसा कहा गया ये जरूरी नहीं है जी, इट नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं है।
कि मतलब अगर इक्विमोलर हो जाए तो ये इंप्लाई करता है कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, नहीं, ये सेकेंडरी है। हाँ, आइसोटोनिक का मतलब हम ये समझेंगे पहली कंडीशन कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे। चलो ठीक है, मान लो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, समझना मेरी बात, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, लेट्स से 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है एक, ठीक है, और दूसरा है 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। ध्यान सुनना, टेम्परेचर सेम है। आप कहेंगे सर दोनों इक्विमोलर है, मैं कहूँगा हाँ जी है, इक्विमोलर है। तो कहा गया क्या ये आइसोटोनिक होंगे एट अ गिवन टेम्परेचर? देखो इस केस में यूरिया है, सोल्यूट देखना है अपने, सोल्यूट कौन है, यहाँ पे सोल्यूट यूरिया है, यहाँ पे सोल्यूट कौन है, ग्लूकोज। अब चेक करो, जो यूरिया होता है और जो ग्लूकोज होते हैं ये एसोसिएट नहीं होते, ना ही डिसोसिएट होते हैं सोल्यूशन में। तो इनके लिए तो ये वैलिड है कि क्या होगा, इनका C1 C2 सेम है, C1 जो C2 है वो सेम है, ये भी 0.2 है, ये भी 0.2 है। तो ये इंप्लाई कर सकता है कि π1 π2 के इक्वल होगा सेम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूट है वो डिसोशिएट नहीं करे, ना ही एसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 0.2 कैपिटल M यूरिया सॉल्यूशन है एक, और दूसरा है 0.2 कैपिटल M NaCl सॉल्यूशन, क्या मैं आपको कहूँ कि ये दोनों क्या होंगे, आइसोटोनिक होंगे? क्योंकि C1 इक्वल C2 है बेबी, C1 इक्वल टू C2 है जी, इक्विमोलर है ना जी, इक्विमोलर। तो क्या होगा, ये आइसोटोनिक होंगे? कहा कि ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे जी? क्योंकि ये यूरिया क्या होता है, यूरिया डिसोशिएट नहीं होता। मैं एक्वा सोल्यूशन मांगे तो वाटर मांग के चल रहा हूँ, जबकि जो NaCl बच्चे ये डिसोशिएट हो जाता है किसमें, अपने आयंस में, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो जब ये क्या हो जाएगा, अगर डिसोशिएट हो जाएगा तो आपके क्या हो गए, आयंस की इंक्रीज हो गए मेरे बच्चे, आयन क्या हो गए, जो आपके सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज हो गए। पहले वो अकेला NaCl था ना, अब क्या हो गया, Na पॉजिटिव Cl दो पार्टिकल्स बन गए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अब की बार जो पाई इसका है वो पाई इसका नहीं होगा। कहने का मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका NaCl सोल्यूशन का वो ऑलमोस्ट डबल होता है किसके, एज दैट ऑफ द यूरिया सोल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बात, ठीक है। ये दोनों आइसोटोनिक नहीं होंगे, नॉट आइसोटोनिक, नॉट आइसोटोनिक बिकॉज NaCl dissociates, NaCl dissociate in water to give more number of ions, number of ions, more number of ion का मतलब दो आयंस मिल जाएंगे ज़्यादा, आपके जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो इंक्रीज कर जाएंगे, जिसकी वजह से पाई की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। इसको हम आगे देखेंगे, मैंने आपको बताया वेंटो फैक्टर करेक्शन करते हैं यहाँ पे आके, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा मेरे बच्चों, इसको नोट रखिएगा। नेक्स्ट जो होता है बच्चे वो होता है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, डस्टर कहाँ है, डस्टर लिख देता हूँ। नेक्स्ट होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या होता है, नाम से पता चला हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब याद कैसे रखते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपर है ना ज्यादा। तो मतलब अगर दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है, मैं कहता हूँ कि ये सॉल्यूशन जो 1 है इट इज हाइपर, इज हाइपरटोनिक, तो क्या समझूंगा मैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सेकेंड। याद रखिएगा, इफ अ solution has higher osmotic pressure, ठीक है, then some other solution, then some other solution, ठीक है जी, तो उसको कहा जाता है इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। हाइपर से याद रखिए, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
अब की बार अगर मैं कहूँ कि जो सोल्यूशन 1 है वो हाइपरटोनिक है, तो पाई 1 का क्या होगा बच्चे, ग्रेटर होगा पाई 2, अगेन C1 ग्रेटर देन C2। ये चीज़ यहाँ पे वैलिड है दोनों, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, मैं कहता हूँ कि 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है मेरे पास, और दूसरा क्या है, एंड 0.02 कैपिटल M ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन हाइपरटोनिक है, दिख ही रहा है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो दिस वन इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू दी 0.02 M ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है जी, याद रखिएगा ये बात, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल। चलो आगे चलते हैं। एक टर्म और होती है, ये हाइपरटोनिक हो गया, एक टर्म आती है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब अब रिवर्स हो जाएगा, इफ अ सॉल्यूशन हैज हायर नहीं लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, देन सम अदर सॉल्यूशन, देन इट्स कॉल्ड हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक हो जाएगा। और जो पाई 1 है वो लेस देन पाई 2 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। अब की बार इन दोनों से हाइपोटोनिक कौन है, जो 0.02 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है रिस्पेक्ट टू दिस यूरिया सॉल्यूशन। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, क्वेश्चन लॉजिकल आते हैं यहाँ से, याद रखना है कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल आते हैं तो आपको पहचानना आना चाहिए कौन आइसोटोनिक है, कौन हाइपरटोनिक है, कौन हाइपोटोनिक है, ठीक है। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये हो गया, नेक्स्ट वेंटो फैक्टर होगा मेरे बच्चे, वेंटो फैक्टर पे जितनी भी थ्योरी होगी मैं उसको समझाऊंगा आपको आके, और नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे जितने भी हो सकते हैं, मेरे ख्याल से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हो सकते हैं, जो बार बार रिपीट पे आते हैं, और आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन जो एडवांस है सब मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।